Hello students, how are you all? Good morning to all of you. Class 12 स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड अगेन वी स्टार्टेड राइट नाउ दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, और अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है ना. तो ऑफ कोर्स जैसे भी कोई भी फंक्शन होता है तो उसका इन्वर्स निकालने के लिए ऑफ कोर्स आपके दिमाग में यही आएगा कि इन्वर्स निकालने के लिए उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है. और जब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए ये शो करना होगा कि उसका इन्वर्स भी बाइजेक्टिव है. तो उसके लिए हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने के बाद हम डिफरेंस बता सकते हैं कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या रिलेशन रहेगा और कैसे हम उसे बाइजेक्टिव प्रूफ करेंगे. ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बीच में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे एग्जिस्ट करेगा. ऑफ कोर्स दैट शुड बी 1 1 and on 2, क्लियर है ना. तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या कहता है, and then we will proceed in the inverse trigonometric functions. So right now आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ बनाया हुआ है. तो लेट मी स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज ITF. ITF stand for inverse trigonometric functions. Okay, so right now what we have any function is defined from R to R, clear, and what we have that let y is equal to fx and that is equal to sin x. और आप देख रहे हो मैंने sin x का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है. और आप देख रहे हैं इस ग्राफ में कि आप ग्राफ में ये देख रहे हो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि फंक्शन की मैपिंग क्या है, R टू R मैंने डिफाइन की हुई है. मीन्स रियल नंबर इज डोमेन एंड को डोमेन इज ऑल्सो रियल. सो राइट नाउ यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस पर सभी रियल नंबर वैल्यूज यूज़ हो रही हैं और वाई एक्सिस पर हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो -1 to 1 आ रही है. मीन्स यहाँ पर कोडोमेन क्या है, ऑल रियल है. बट यू वट आर लुकिंग फॉर, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो वाई एक्सिस की ऑल वैल्यूज यूज होने की बजाय सिर्फ -1 और 1 के बीच की वैल्यू यूज हो रही हैं. मीन्स -1 and 1 बोथ आर इंक्लूडेड. इस बात को मैंने टेबल के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है, उसे आप देखिए. आप देख सकते हैं कि -2 पर 2 पाई पर वैल्यू कितनी है, 0. -3 पाई 2 वी गेट 1, -पाई 0. तो आप देख रहे हैं इस पूरे टेबल के अंदर आपने क्या देखा कि वैल्यू या तो 0 आ रही है या 1 आ रही है या किसी वैल्यूज़ पर x की वैल्यूज़ पर क्या आ रही है, -1. तो इससे क्या डिसाइड होता है, इससे ये डिसाइड होता है कि आपके पास x की डिफरेंट वैल्यूज़ पर मीन्स x की डिफरेंट वैल्यूज़ -2 पाई है, -पाई 0 पाई 2 पाई. ठीक है, आपको क्या मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है y की. तो इट मीन्स at a different values of x which is called domain, okay, and y in codomain. From the different values of x in the domain we have the same value in the codomain. What it implies? It implies that the given function is a many-one function. Is it clear? ये बात तो साफ हो गई कि sin x का जो फंक्शन है वो many-one फंक्शन है. ये जो था ग्राफिकली आपको समझ में आ गया, टेबल के थ्रू मैंने आपको बताया. बच्चों इसका एक शॉर्टकट भी है कि कैसे आप बताओगे कि दिया गया फंक्शन मैनी-वन है. एक सीधा सा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास, मैं फिर से इस ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ. मान लीजिए मैंने इसको प्लॉट किया तो इस कंडीशंस को मैं इस तरीके से लिखने जा रहा हूँ. देखिए ठीक है, ये साइकिल है मेरे पास एंड अगेन दिस वन. ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इस साइकिल में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर बेशक आप इसको रब कर सकते हो. तो मैं कहने का चाह रहा हूँ कि आप ग्राफिकली कैसे शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं कि ये फंक्शन मैनी-वन है. लुक एट दिस, देयर इज अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मीन्स हॉरिजॉन्टल, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो व्हाट इट सेज, whenever you will take any horizontal line parallel to the x axis and this axis, this line intersect the graph of any function at more than one point, it means that is many-one function. मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं.
ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या है, मिनिमम फंक्शन है। आगे आगे आपको पता है जैसे साइकिल बढ़ेगा तो ऑफकोर्स मिनिमम फंक्शन होगा, और ये बात हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द टेबल, कि आपने यहाँ भी देखा कि कैसे कैसे डिफरेंट वैल्यूज़ पर x की हमें सेम वैल्यूज़ फाइंड आउट हो रही हैं, ठीक है। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ मैनी वन। अगेन आई जस्ट रिकॉल यू कि हमने वन वन फंक्शन भी पढ़ा था ना। वन वन फंक्शन कैसे होता है, वन वन फंक्शंस की दो बताइए, या तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली वर्ड से आप समझ रहे हो ना, व्हाट इज द मीनिंग स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्ट मीन्स आइदर दैट इज कंप्लीट इंक्रीज, या तो वो इंक्रीज ही हो रहा है और या फिर वो डिक्रीज ही हो रहा है, ओके, इन इट्स पर्टिकुलर डोमेन। क्लियर। तो व्हाट आई मीन टू से, उस केस में उस फंक्शन को क्या कहा जाता है, वन वन फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो इस पूरे ग्राफ में कहीं कहीं तो वो इंक्रीज हो रहा है, कहीं वो डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ऐसे साइकिल चलती चली जा रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें sin x से क्या मिल रहा है, हमें ये कह रहा है कि इट इम्प्लाइज दैट f(x) इज इक्वल टू sin x इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। एक तो मैनी वन हो गया और साथ ही साथ ये क्या हो गया, ये इनटू भी हो गया। इनटू कैसे हुआ, इनटू इसलिए हुआ क्योंकि इनटू के लिए हम कोडोमेन को देखते हैं, ठीक है। तो कोडोमेन को देखा कि कोडोमेन इज ऑल रियल, बट हेयर इज यूज्ड ओनली वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1, बोथ आर इंक्लूसिव। इट मीन्स रियल नंबर्स में y-axis is also represent a real number line, so here we have only -1 to 1 points are included. It means except these two and between these value we have no any pre-image in the codomain. It means it is also into function. तो यहाँ पर पता चलता है कि sin x मैनी वन के साथ साथ क्या है, into फंक्शन भी है। यानी कि ये देख सकते हो आप मैनी वन into फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है बच्चों कि ये सीधा बताना चाह रहा है कि ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी को कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं करवा रहा है ना, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन जब एग्जिस्ट करता है दैट शुड बी वन वन एंड ऑन टू। तो इसका मतलब साफ है, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इन्वर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए उनका बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। अब बाइजेक्टिव होना जरूरी है, तो ऐसे बाइजेक्टिव को बनाने के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए तो उसका बाइजेक्टिव बनाना ज़रूरी है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, उनके डोमेन और कोडोमेन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन इस तरह से लगाते हैं कि आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए। ताकि वो बाइजेक्टिव हो जाए तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट इजीली हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखें, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि सर कैसे वो रिस्ट्रिक्शन लगेंगी, ठीक है। आपको ये पता है कि फंक्शन जो sin x है उसकी रेंज -1 to 1 है, ऑफ कोर्स इससे बाहर नहीं जाने वाला। और जबकि हमने फंक्शन की मैपिंग में इसको कोडोमेन को क्या लिया था, ऑल रियल। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स इजीली पॉइंट है कि कोडोमेन जो ऑल रियल था उस पर रिस्ट्रिक्शन ये लग गई कि मैं अब कोडोमेन r लेने की बजाय -1 to 1 क्लोज इंटरवल लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो ग्राफ है वो -1 to 1 ही जाएगा, ठीक है। तो कोडोमेन पर तो रिस्ट्रिक्शन लग गई, दैट इज -1 to 1 विल बी यूज्ड। अब बात आती है डोमेन पर, ठीक है। डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगे कि वो 1 हो जाए, ठीक है। ऑन टू के लिए कैसे देख लीजिए आप ध्यान से, उसको कैसे रिस्ट्रिक्शन लगानी है। ग्राफिकली आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इस ग्राफ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी कि आप समझ रहे हो, मैं इस -π/2 के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन लेता हूँ और इधर +π/2 पर पैरेलल लाइन लेता हूँ, तो अब सिर्फ इस 100 पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपके पास कौन सा ग्राफ बचा, सिर्फ ये ग्राफ बचा, ठीक है। इस ग्राफ पर आप फोकस कीजिएगा कि क्या ये कंप्लीट इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसके बारे में आपको बोल रहा था, ठीक है ना, कि इज इट नॉट कंप्लीटली इंक्रीजिंग, यस इट्स अ कंप्लीटली इंक्रीजिंग, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमने डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप डोमेन कहाँ से कहाँ तक लेने वाले हो, -π/2 से लेकर +π/2 तक, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने पहली रिस्ट्रिक्शन लगाई डोमेन पर, क्या, रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, यानी कि डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई कि मैंने इसको क्या लिया, -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, और उससे मेरे पास जो रेंज जाने की वजह कोडोमेन है उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, दैट इज -1 to 1। तो आप देख रहे हो मेरा डोमेन क्या हुआ, यानी कि अब मुझे इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है। तो आप देख सकते हो
सिर्फ आप -π/2 से लेके +π/2 तक जाइए, जो कि आपका डोमेन है, और उसमें आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि आपका जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये कंडीशंस आपको समझनी है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए, ठीक है, आप कैसे डोमेन और को डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको और इम्प्रूव मेथड से देख सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने फंक्शंस के डोमेन और को डोमेन दोनों पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई, वो देख लीजिए। डोमेन क्या है मेरा -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, एंड दैट वी हैव द को डोमेन इज -1 to 1, और उसका ग्राफ मैंने आपके सामने प्लॉट किया हुआ है। तो ये कह रहा है कि यस इट इज़ राइट नाउ इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2। क्लियर है? तो इससे साबित हो जाता है कि हाँ ये फंक्शन अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप कहेंगे सर आपने -π/2 to π/2 कैसे लिया? ऑफ कोर्स आपके सामने मैंने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए। यही रिस्ट्रिक्शन आप क्या कर सकते हो, अगले इंटरवल पर लगा सकते हो। मतलब आपके पास जो डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब सिर्फ -π/2 to π/2 नहीं है, उससे आगे और उससे पीछे भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए चले जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा डोमेन ये भी हो सकता था कि -π/2 से π/2 जो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उससे आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो -π/2 से लेकर 3π/2, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं 3π/2 से लेकर 5π/2, ठीक है, और इधर से -3π/2 से लेकर -π/2। तो आप दोनों साइड कितनी साइड आप इसको बढ़ा सकते हो। तो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये कह रही है कि आप ये देख रहे हो कि हर बार जैसे आपने डोमेन को इस पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तब भी आपके पास जो रेंज रहने वाली है, जो आपका को डोमेन रहने वाला है, वो तो -1 to 1 ही रहेगा। इट मीन्स रिमेंबर दैट कि ये भी -1 to 1 देगा, ये डोमेन भी -1 to 1 देगा, ये डोमेन भी -1 to 1 देगा। आई मीन टू से आपका इस इंटरवल पर भी फंक्शन, यानी कि ये जो डोमेन है आपका, अगर मैं डोमेन इसको लेता हूँ तो मेरा फंक्शन 1 1 ऑन टू रहने वाला है। द सेम थिंग विद ओके। बट पर्टिकुलरली हम -π/2 π/2 जो ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज द मेन कंडीशन जिसके बिहाफ पर हमने बाकी चेन को डिसाइड किया। दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है ना। इसको प्रिंसिपल, इसको बेसिक वैल्यूज को जहाँ से जनरेट हुए आगे की वैल्यूज, तो दैट्स व्हाई इट इज जनरेटेड एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज के ब्रांच, यानी कि सभी से सभी इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। यानी कि डोमेन पर जो आप रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हो, वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे कि -π/2 to π/2 लिया तो नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन कैसे लगने वाली है, π/2 to 3π/2, 3π/2 to 5/2। ओके, इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब बात कर ही रहे हैं, तो इन्वर्स की कंडीशन क्या होगी। आपको पता है कि आपका फंक्शन sin x है, ठीक है। तो कोई भी इन्वर्स अगर आपसे पूछे कि इन्वर्स ऑफ sin x का कैसे रिवर्स किया जाएगा, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन, ये जो साइन फंक्शन है ना, उसका जो इन्वर्स होता है इस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट बाय साइन इनवर्स। ओके, यानी कि याद रखिएगा, एंड डोंट से द साइन इनवर्स मींस होल पावर -1। इट्स अ नॉट अ राइट नोटेशन। नोटेशन इज दिस कि साइन इनवर्स इज देयर। और याद रखिएगा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइन इनवर्स। ये कैसे आपने कुछ लिखा, क्योंकि मैंने सिर्फ साइन लिखा है, साइन का एंगल तो शो नहीं किया ना, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास जो साइन फंक्शन था उसकी मैपिंग आपके पास थी, यानी कि जो मेरा फंक्शन f था उसकी मैपिंग क्या थी, -π/2 to π/2 goes to -1 to 1। तो ऑफ कोर्स उसके इनवर्स की मैपिंग, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ क्या होगी, -1 to 1 दैट गोज टू π/2 to π/2। ओके, तो ये कंडीशंस आपको पता है कि इनवर्स से मैपिंग रिवर्स हो जाती है। यानी कि अब हमारा डोमेन क्या होगा, -1 to 1, एंड को डोमेन क्या होगा, -π/2 to π/2। तो ऑफ कोर्स इसके बिहाफ पे अगर मैं ग्राफ की अगर बात करूं, तो मेरा जो x एक्सिस है वो y एक्सिस की वैल्यू ले लेगा, और जो y एक्सिस है वो x एक्सिस की वैल्यू को गेन कर लेगा, ठीक है। यानी कि ये π/2 और ये क्या है, -π/2। तो आपका ग्राफ कैसा बनने वाला है, आपका ग्राफ ऑफ कोर्स 0 पे आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ जो ग्राफ बनेगा कि 0 पर कंडीशन क्या है, 0 पर यानी कि π/2 पर वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 आएगी, ठीक है। π/2 है ना, यहाँ पर -1 है, और इधर वैल्यू क्या आने वाली है, दैट इज -1, ठीक है। तो अब -1 पे वैल्यू क्या होगी,
2। तो ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा, सॉरी दिस वन, ओके, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप देख रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी तो 1 1 1 2 हुआ ना। एज वी नो द इनवर्स ऑफ द बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो ग्राफ है वो किसका है, ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। ओके, सो राइट नाउ अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पर आपको रिकॉल कराते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने कैसे पढ़ा था, कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी कि इनवर्स फंक्शंस के बारे में आपने कुछ प्रॉपर्टीज रिकॉल की थी, बताया गया था आपको, तो उसके बारे में आपको जस्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके देन, अब देखिए मैं कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इनवर्स फंक्शंस की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था, वो क्या है, लेट्स हैव अ लुक। That we have f is a function from x to y is any bijective function, you know, such that there is g is my mapping is from y to x is the inverse of f. Of course, when there is bijective function, so the inverse is exists and its mapping is reverse, that is y to x. So that is g is equal to f inverse, and we know very well. So what it say, that is fx is equal to y. Of course, you know fx equal to y and y belongs to the codomain and x belongs to the domain. So fx equal to y equivalent to gy equal to x. Of course, if f is equal to y, then gy is equal to x, and this g is replaced by f inverse of y. Clear? So it's clear that is g is replaced by f inverse. So both are equivalent. Just you have to remember this result is fx equal to y equivalent to f inverse y equal to x. ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप देखिए कि अब मैं फंक्शन और उसके इन्वर्स का कंपोजिशन कर रहा हूँ, और जब कंपोजिशन कर रहा हूँ तो हमें कैसे उसको पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव f of f इनवर्स, सो एलिमेंट शुड बी देयर ऑफ y, ऑफ कोर्स। तो f of f इनवर्स y रिप्रेजेंट दैट कि f इनवर्स y, f of f इनवर्स y and f inverse y is equal to x. So what we have, fx and fx is equal to that we have y. What should I say and what I want to say right now कि हम ये देख रहे हैं कि जब फंक्शन और उसके इन्वर्स का कंपोजिशन होता है, तो उस केस में जो भी यहाँ पर वेरिएबल होता है, कोई भी वैल्यूज होती है, तो एज इट इज वो आउटपुट आ जाता है। एंड द सेम थिंग अगर इन्वर्स पहले हो या बाद में, इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ एफ, तो यहाँ पर एंटर तो एक्स का होने वाला है क्योंकि एफ है हमारे पास, तो उसका डोमेन पर्टिकुलर एक्स ही है। तो एफ एक्स इज देयर, तो एफ ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स and f inverse of fx says that fx we have that is by, fx we have by, and that f inverse y is equal to x. So आप देख रहे हो x to x. So similarly like this, जब हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके इन्वर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव y is equal to sin. This is our trigonometric function. Okay, and here its inverse is represented by y is equal to sin inverse x. दोनों में क्या फ़र्क है, साफ साफ आपको पता है कि यहाँ पर इसका जो डोमेन होने वाला है, आपको पता है इसकी मैपिंग क्या होगी, इसकी मैपिंग होगी क्योंकि हम इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करा चुके हैं, इसके डोमेन और कोडोमेन पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा चुके हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, -π/2 to π/2 goes to -1 to 1, and here we have -1 to 1 goes to -π/2 to π/2। तो डोमेन और रेंज याद होना चाहिए आपको इसका, ठीक है ना। तो आप इसमें घबराइएगा मत कि सर इसमें आप साइन इनवर्स में आपने जो डोमेन लिखा है, ऑफ कोर्स यार आप देखो ना साइन इनवर्स x लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो x इज अ डोमेन हियर एंड इट्स आउटपुट इज रेंज। तो परेशान नहीं होना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपको मालूम है दैट वी हैव द डोमेन एंड रेंज, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रिस्ट्रिक्टेड रेंज, रिस्ट्रिक्टेड कोडोमेन सॉरी, एंड दैट बिकम -1 to 1। तो इन्वर्स में वो रिवर्स हो जाती है मैपिंग, दैट इज -1 to 1 goes to π/2 to -π/2 to π/2, बोथ आर इंक्लूसिव। ओके, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि ये फंक्शन है और ये इसका इन्वर्स है। अब इनकी कंपोजिशंस की हम बात करते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स की। ओके, तो इसमें ध्यान रखिएगा, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, ओके, दैट इज इक्वल टू एक्स। ओके, एंड दिस x यू नो, ये x किसका है, डोमेन किसका है, साइन इनवर्स का है, और साइन इनवर्स का डोमेन कौन, x, और ये x किससे बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा x किससे बिलोंग कर रहा है, -1 to 1। एंड अगेन वी हैव, इफ वी हैव साइन इनवर्स आउटसाइड एंड इनसाइड वी हैव साइन x, लुक लाइक दिस,
look at this, we have f inverse of fx, f inverse of fx become x only, f of f inverse y become y only, but depend on that particular domain. तो यहाँ पर आपने देखा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू x तो आएगी ही आएगी, मीन्स यू कैन से दिस साइन एंड दिस साइन इनवर्स कैंसिल आउट ईच अदर. डोंट राइट डाउन कि ऐसे कैंसिल करना है. द प्रॉपर्टी सेज यार, ओके, दैट वी हैव x ओनली एंड दिस x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x. तो इट मींस व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x? -1 to 1. And the same thing, sin inverse of sin x, what it says, that is again says we have the values of x, but right now this x belongs to the domain of sin. So what is the domain of sin? That is minus pi by 2 to pi by 2. बच्चों, ये जो बातें हैं, जो बेसिक मैंने आपको साइन को लेकर बताया, आपको मालूम है ये सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ उनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर आने वाला है. ठीक है, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर ये रूल फॉलो होगा. बाकी पांचों जो बच गए, और उसके हिसाब से भी हम वही करने वाले हैं कि हमारे जो डोमेन और जो को डोमेन है, हम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट देयर इन्वर्स. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक अनदर 5 टाइप, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन उन पर लगाएं और कैसे कैसे हमें उनके डोमेन और रेंज के बारे में, को डोमेन के बारे में पता चला. लेट्स हैव अ लुक. Next we have the graph of cos x. Y is equal to cos x. Look at the graph of y is equal to cos x. Again it repeating this condition of sin x. That is, it is again many one into function. Okay, because we have the domain is real and the codomain is all real. In this case, what we have the function got all many one functions are there, because for the all real number and for the all codomain is a real number, it get only result only -1 to 1. इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो -1 और 1 उसके बीच में रहने वाली है. ठीक है ना. इट मीन्स इट्स अगेन मैनी वन फंक्शंस. तो हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट इट ऑन द डोमेन एंड द पर्टिकुलर को डोमेन? सो वी हैव लुक एट दिस इज अगेन पाई एंड दिस इज 0. तो 0 to पाई आप देख रहे हो, ये फंक्शंस क्या है, डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लग गया इसके ऊपर, 0 to पाई, एंड दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ब्रांच. ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब ये है कि वही बात हो गई कि 0 से पाई को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया गया, तो इसकी नेक्स्ट ब्रांच क्या होगी जिस पर डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा, पाई टू 2 पाई, नेक्स्ट विल बी 2 पाई टू 3 पाई. इस तरीके से ये साइकिल चलती चली जाती है. द मेन ब्रांच इज योर 0 to पाई, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और जिसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ओके, सो वी हैव द फंक्शन 0 to पाई -1 to 1. फॉर दिस fx is equal to cos x. Okay, and right now for y is equal to fx equal to cos inverse x, what should be the mapping? Should be there, the condition is reversed, -1 to 1 goes to 0 to पाई. तो आप समझ गए ना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो इस तरीके से आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना है. y is equal to sin x and y equal to cos x, both conditions are okay, and right now just particular we have to learn about the tan x and cot x and secant inverse x, secant and cosecant inverse x. उसमें कैसे हमें उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है. वहाँ कुछ और भी पॉइंट्स होंगे, जस्ट आपको ध्यान रखना है. टेनिस के जो ग्राफ है, आपको याद होगा टेनिस के ग्राफ की कंडीशंस में क्या होता है, उसमें भी हम नज़र डाल लेते हैं. देखिए, another graph we have, look at the graph of the tan x. Okay, that is f is a mapping from R to R and we have the graph y equal to tan x. Look at this graph. आप इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, देखो, there is a pi by 2, -pi by 2, 3, -3 pi by 2. There is a dotted line. This dotted line shows the infinite values. How? Because tangent 90 is infinity. It means 90 के जितने भी odd multiples आएंगे, odd multiples ना, that is 270. Then again we have the 450. In that case, you will always observe there is an infinite value. And the same condition in negative direction too. Negative में भी यही होने वाला है. तो what I mean to say कि आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो कंडीशन है, मीन्स आपको आपका इन्वर्स फंक्शन चाहिए. तो यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन लग सकती है डोमेन पर, दैट इज -pi by 2 to pi by 2. दैट इज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. अगेन यू कैन प्रोसीड फॉर द फर्दर ब्रांच, दैट इज pi by 2 to 3 pi by 2, देन 3 pi by 2 to 5 pi by 2. तो ये कंडीशंस ऐसे ही इसमें चलती रहेंगी. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, दैट इज -pi by 2 to pi by 2 ओपन इंटरवल. हाउ? बिकॉज दीज आर नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज दे बोथ आर गिविंग द इन्फिनिट वैल्यू. और इसके बावजूद हमें डोमेन, को डोमेन क्या मिल रहा है, दैट इज ऑल रियल.
तो कोडोमेन पर तो रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज वहाँ पर ऑल रियल वैल्यू ही हमें मिल रही है. सो लुक एट दिस, what we have the right now the new function for the inverse I have restricted over there, that is minus pi by 2 to pi by 2 is a domain and that codomain is real for the function y is equal to tan x. In the same procedure we have the inverse function. इन्वर्स में आपको पता है ना कंडीशंस क्या होती हैं, या जो x की वैल्यू होती है वो y में चली जाती है, pi by 2 और माइनस pi by 2 कहाँ लिख दिया, y एक्सिस पर, और जो y एक्सिस की वैल्यू होती है वो x एक्सिस से काम करती है. दिस इज द x एक्सिस एंड यू नो कि अगर ये x एक्सिस की कंडीशन है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिस रिप्रेजेंट ऑल द रियल वैल्यू. ओके, pi by 2 पर क्या रहने वाला है, इन्फिनिटी रहने वाला है, तो इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, दिस वन. तो डोमेन बिकम, तो आप देख रहे हो कंडीशन क्या हो जाती है उस केस में मैपिंग में रिवर्स कंडीशन हो जाती है, दैट वी हैव r goes to minus pi by 2 to minus pi by 2 open interval. What I mean to say कि this is a graph of the tan inverse x, y is equal to tan inverse x. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है, डोमेन देखो ना, x डोमेन है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा x इज अ वैल्यू. ओके, x इज एनी रियल वैल्यू, इट नॉट रिप्रेजेंट द एंगल. ये याद रखिएगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरीके से आपको साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट के ग्राफ भी आपको ऐसे ही पढ़ने हैं, और उसके बाद उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाकर उनके डोमेन और कोडोमेन को याद रखना है. यू कैन से दैट बिकम द रेंज. ओके, सो लेट वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट ग्राफ, दैट वी हैव कोसिकेंट इनवर्स एक्स. ओके, और सेकेंड इनवर्स एक्स बोथ आर सेम. तो मैं आपको कोसिकेंट कराने वाला हूँ. जैसे आपको टेंजेंट बताया ऐसे ही कॉट का कंडीशन आएगा. कॉट में भी इन्फिनिटी होता है, कैसे, वहाँ पर 0 पर इन्फिनिटी आता है, फिर पाई पर इन्फिनिटी आता है. तो कॉट की अगर मैं डायरेक्ट अगर बात करूँ उसके रिस्ट्रिक्शन को लेकर, तो ध्यान से देखिएगा, कॉट के ग्राफ की मैं बात करता हूँ तो इसी को प्रोसीड करने वाला है. उस केस में आपके पास कैसे पता चलेगा वो देखिएगा. सीधा सा पॉइंट है बच्चों कि कॉट के पास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जैसे हमने टेंजेंट का किया वैसे ही आपको कॉट का करना है. दैट वी हैव x, दैट वी हैव y, दैट इज x डैश एंड दिस इज y डैश एंड दिस इज ओरिजिन. तो वहाँ पर क्या रहने वाला है बच्चों, पाई पर कंडीशन इन्फिनिटी आने वाली है, 0 पर इन्फिनिटी आने वाली है. इट मीन्स आपका जो पाई बाय 2 है दैट बिकम 0. तो पाई पर इन्फिनिटी आने वाली है, जस्ट हम देखें डॉटेड लाइन, दिस इज माय प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ना. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 0 टू पाई. हालांकि 0 टू पाई के बाद आपको पता है इन्फिनिटी कहाँ आने वाला है, पाई टू 2 पाई आने वाला है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 0 पे इन्फिनिटी आने वाला है, 0 पर इन्फिनिटी आएगा इस तरीके से, और पाई बाय 2 पर 0 चला जाएगा, और फिर ये जो है ग्राफ हो गया. ये किसका ग्राफ हो गया, ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया. ठीक है. सो व्हाट आई मीन टू से कि जैसे मेरे पास y इक्वल टू कॉट एक्स था, उसके डोमेन को जब मैंने रिस्ट्रिक्ट किया तो उसकी मैपिंग हो गई, दैट इज 0 टू पाई गोज टू r. इन द सेम कंडीशन जब मैं, ये जो ग्राफ किसका है, ये इनवर्स का ग्राफ है, दैट इज y इक्वल टू कॉट इनवर्स x. तो इसकी मैपिंग क्या होगी, दैट इज ऑल रियल गोज टू 0 टू पाई. मीन्स इसका डोमेन हो गया ऑल रियल एंड रेंज इज 0 टू पाई. कोडोमेन इज अ रेंज, क्योंकि आपने कोडोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी. भाई आपको पता है वैल्यू 0 से पाई से ज़्यादा नहीं जा सकती. ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हो गया ना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, दैट्स इट, प्रोहिबिटेड एरिया. इससे आगे नहीं जाना आपको, 0 टू पाई के अंदर ही रहना है, इससे आगे नहीं जाना. ठीक है. आप, हालांकि मैंने आपको बताया था दिस कॉल्ड इज द प्रिंसिपल ब्रांच. ओके, सो डोंट कंफ्यूज अबाउट इट कि कैसे क्या हो रहा है. आपको स्टार्टिंग से समझाया कि कैसे कैसे हमने डोमेन और कोडोमेन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई. ओके, so let's proceed for the next graph. this is cosecant inverse x और secant inverse x, दोनों एक को ही फॉलो करेंगे. ओके, देखिए ध्यान से. so another one you can say this is a typical one for you, that is कि cosecant inverse x का जो ग्राफ है cosec x का, वो थोड़ा सा टिपिकल है बट बहुत आसान है. तो थोड़ा टिपिकल कैसे, क्योंकि अभी तक सिंपल कर्व बनता चला जा रहा था y sin x cos x cot x एंड tan x के अंदर. यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है. ध्यान से देखिएगा कि जो मैंने टेबुलर फॉर्म ले रखी है, इस पहले आप y इक्वल टू cosec x के ग्राफ पर ध्यान दीजिएगा कि 0 पर कितना है, इन्फिनिटी आता है, याद कीजिए. पाई बाय 2 पे 1 आता है, ये 1 है. और ये मैंने जो लाइंस खींची हुई है, ये इसलिए खींची हुई है बिकॉज आपको पता है कि जो cosec x का ग्राफ है, ये दिस इज अ +1 मैक्सिमम, दिस इज -1. इट मीन्स ये इनके अंदर तो आने ही नहीं वाला ना, क्योंकि cosec की जो रेंज होती है 1 से ऊपर -1 से नीचे ही रहेगी.
बिकॉज इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। ओके, तो आप वहाँ टेबल में भी देखते हो कि cosec x की जो वैल्यू है, cosecant x की जो वैल्यू है, दैट इज ऑलवेज द ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1, बोथ आर इंक्लूसिव। 1 तो आती है, sin 90 भी 1 होता है, cosec 90 भी 1 होता है। द सेम थिंग इज देयर कि आप देख रहे हो 0 पे इन्फिनिटी है, 90 पे 1 है, पाई पर कितना है, अगेन इन्फिनिटी। एंड द सेम थिंग द लेफ्ट साइड, 0 पे 0 पर क्या है, इन्फिनिटी। लुक एट दिस लेफ्ट साइड, and minus 5 by 2 we have -1, and this plus 5, this become minus infinity, -5। okay, तो what I mean to say, this is again represent कि भैया ये मैनिमल फंक्शन है of course, और इनटू है। इनटू किस लिए है, क्योंकि इसने देखा कि -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं ले रहा, मीन्स y की ऑल वैल्यूज ऑक्यूपाई नहीं हो रही है। y रिप्रेजेंट द कोडोमेन, इट रिप्रेजेंट द ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 to 1, इन बिटवीन कोई भी वैल्यू यूज नहीं हो रही है। इसका मतलब कोडोमेन में ऑल रियल में से -1 और 1 के बीच की वैल्यू को आप माइनस कर दोगे, इट मीन्स वो यूज होने वाली हैं। तो कहने का मतलब कोडोमेन तो ऑल रियल था ना, ऑल रियल्स आर नॉट यूज्ड बट आर यूजिंग एक्सेप्ट -1 to 1, ऑल आर यूजिंग। तो इट मीन्स यहाँ पर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग गई। रिस्ट्रिक्शन क्या लगी, अगेन वी हैव द डोमेन। डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन पहले देखते हैं। डोमेन पर आप देखिए कि पाई पर वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, 3 पाई पर इन्फिनिटी 2 पाई पर इन्फिनिटी आ रही है। इट मीन्स इन्फिनिटीज़ वैल्यूज़ को भी क्या करना है, उसको एक्सेप्शन करना है। इन्फिनिटीज़ की कंडीशंस में मैं बात करूं, रिस्ट्रिक्शन अगर मैं लगाऊं कि डोमेन तो ऑल रियल है, ओके, अब मुझे क्योंकि इन्वर्स शो करना है तो 1 1 1 2 होना चाहिए। तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है, ध्यान से देखिएगा आप। पर्टिकुलर पाई बाय 2 पे मुझे वैल्यू 1 मिल रही है और -पाई बाय 2 पे -1 मिल रही है। जस्ट लुक एट दिस ग्राफ जो मैं स्ट्रेट करने वाला हूँ, ठीक है। आप देखिए नीचे से ये कर्व आ गया और ऊपर से ये कर्व आ गया, एक्सेप्ट दिस कंडीशन। व्हाट इज दिस कंडीशन एट 0, जहाँ पर इन्फिनिटी वैल्यू होती है। इट मीन्स जस्ट इसको मैंने सेपरेट आउट किया और आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पर मेरे पास पाई बाय 2 और -पाई बाय 2 के बीच में वैल्यू 1 और यहाँ -1, देख रहे हो -1 वैल्यू है और +1 है किस पर, पाई बाय 2 पर। तो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी किस पर, 0 को छोड़कर। डोमेन यानी कि कोसेक एक्स का जो डोमेन है, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, डोमेन पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया कि ऑल वी आर टेकिंग -पाई बाय 2 to पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि इस वैल्यू पे इन्फिनिटी कंडीशन आ रही है। तो मेरा डोमेन क्या हुआ, -पाई बाय 2 to पाई बाय 2 बोथ आर इंक्लूसिव, -0 एक्सेप्ट 0 मीन्स उसमें 0 को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कंडीशंस क्या है वहाँ पर, इन्फिनिटिव है। ओके, सो यहाँ पर 1 1 2 चेक नहीं कर सकते 0 पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसलिए इसको माइनस करना पड़ा। और जो रेंज आई, आउटपुट आया, वो आउटपुट आप क्या देख रहे हो, y को देखो आप, y के आउटपुट क्या मिल रहे हैं आपको, y के आउटपुट मिल रहे हैं कि इन्फिनिटी से 1 तक आ गया और फिर -इन्फिनिटी से वो -1 तक आ गया। इट मीन्स ये जो वैल्यू है, विच वन इज दिस इज 1 एंड -1, these are not included। तो आप ये कह सकते हो कि 1 से इन्फिनिटी वैल्यू यूज हो गई और -1 से -इन्फिनिटी यूज हो गई। तो मैंने क्या किया देखो, -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1 का यूनियन 1 to इन्फिनिटी, क्योंकि y को हम डोमेन में कोडोमेन में लेते हैं ना। दिस इज द कंडीशन फॉर द cosec x after restricting the domain and the codomain. So what we get for the inverse function, we get that particular restricted domain is -पाई बाय 2 to पाई बाय 2 except 0 goes to -इन्फिनिटी to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। और आपको पता है इसको ऑलमोस्ट ये भी लिख सकते हो, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है भाई। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना है, तो ऑफ कोर्स इन्वर्स एग्जिस्ट करना है तो उसमें कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, और ऑफ कोर्स जो कोडोमेन है दैट बिकम रेंज, जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा और जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाट आई मीन टू से, तो यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हो, इसका घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बेहद ईजी है यार। एक्स की वैल्यू को y में लिख दो, -पाई बाय 2 पाई बाय 2 देखो कहाँ लिखा हुआ है मैंने, ओके। और जो 1 और -1 था ये +1 है, ओके। तो ये जो y की वैल्यू इसको x पर लिख दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि यार -पाई बाय 2 पे -1 आने वाला है तो गोज टू इन्फिनिटी, एंड +पाई बाय 2 पे 1 आने वाला है तो 1 के बाद गोज टू इन्फिनिटी। दैट्स इट, दैट्स फॉर इट, गो फॉर इट and get the values of different domain and range of all the inverse trigonometric functions.
तो इसका मतलब मैं अब ओवर एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिखने जा रहा हूँ और आपको ये इसको याद रखना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक एट टेबुलर फॉर्म द होल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद देयर रिस्पेक्टिव डोमेन एंड रेंज। लेट्स हैव अ लुक। So students, just overlook all the tabular form that you have a particular domain and range, and you know the range is also says the principal value branch. It means range, you know, the y in belongs to range means y belongs to this principal value branch means जो भी आप इसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होनी चाहिए। ओके अगर नहीं हुई तो इसका मतलब आपने क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट किया है। ओके सो मैं आपको एक एग्जांपल भी बताने वाला हूँ। Just look at this. We have the function y is equal to sin inverse x. Okay, and the domain is -1 to 1 and the restricted domain ना, it's called a particular restricted domain and range। याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि क्या आपसे पूछा जाए डेट किस टाइप के डोमेन है। टेनिबल से these all are restricted domain and range। Oh, so domain range is -π/2 to π/2। This is again called principal value branch। Again cos inverse x we have -1 to 1 and the range is 0 to π। y equal to tan inverse x, all domain is real and the range is -π/2 to π open interval। The cot inverse x, domain is real 0 to π। secant inverse x, domain is all real except -1 to 1 open interval। इसको याद रखें। आप कैसे लिख सकते हैं पता है आपको, सभी रियल वैल्यूज में से एक्सेप्ट करना है -1 और 1 के बीच की वैल्यू को। इट मीन्स 1 to infinity और -1 to -infinity will be there। Okay, and the same thing the cosecant inverse x, the domain is all real except -1 to 1 and the range is -π/2 to π/2 -0। मतलब ये 0 पर एक्सेप्ट रहेगा और ये π/2 पर एक्सेप्ट रहेगा। सेकेंड इनवर्स एक्स, आपको याद है मैंने सेक का ग्राफ नहीं बनाया था, जस्ट फॉर यू अंडरस्टैंडिंग है। 5 ग्राफ बना दी, 6 ग्राफ आप बनाकर देखिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आने वाला है। यस इट कैन बी डू दिस। ओके इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो बच्चों ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर डोमेन एंड कोडोमेन। तो यहाँ पर हम सीधी सी बात है आपको नेक्स्ट टाइम जो कराने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता ही देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में इसके क्वेश्चंस को फॉलो करें। और याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज अच्छी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं। सो जस्ट हैव अ लुक, ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दैट वी हैव, इट सेज y is equal to, just you have to find sin inverse that is value of half। ओके, और आप देख रहे हो ना इनवर्स फंक्शन में ये वैल्यू डोमेन से बिलोंग करती है। डोमेन 1/2, इसका डोमेन क्या देखिए -1 to 1 बिलोंग कर रहा है, हाफ उसके अंदर बिल्कुल कर रहा है जी। क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या करना है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कंसीडर लेट दिस इज इक्वल टू थीटा। ओके सर, बिल्कुल सही है सर। याद रखिएगा अगर डोमेन हाफ इसके अंदर बिलोंग करता है जो इसकी रेंज आएगी तो उस ब्रांच पे आनी चाहिए -π/2 to π/2। ओके, दैट वी गेट that half is equal to sin theta। okay, half is equal to sin theta and you know the half is written as sin of π/6 and that is equal to sin theta। okay, done। So what we have right now, that we have π/6, so theta belongs to π/6 एंड थीटा जिसको हमने माना कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओके इसमें उसमें बिलोंग करनी चाहिए, यानी कि जो थीटा आ रहा है ना थीटा इसमें आना चाहिए। और मेरा थीटा कितना है π/6 जो बिलोंग कर रहा है -π/2 to π/2। ओके, इसका मतलब दिस इज थीटा किसको माना था मैंने, साइन इनवर्स हाफ को। तो व्हाट वी गेट दैट साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/6। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल। तो याद रखिएगा इस ब्रांच के अंदर अगर नहीं होगा तो लेकर आएंगे, देखिएगा कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर आपको डोमेन और रेंज याद करना है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, ग्राफ को अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से उनके प्रिंसिपल वैल्यूज को पढ़ना है, कैसे डोमेन और रेंज को याद करना है, एंड देन वी विल फॉलो इन द नेक्स्ट मीटिंग देयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर प्रिंसिपल वैल्यूज। ओके, और उसके बाद बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।
Thank you very much. Bye bye.